हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज से हम हिस्ट्री का सेक्शन शुरू करने वाले हैं। तो हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले सिलेबस को जानेंगे, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपके पास्ट ईयर आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उससे आप लोग ये एनालिसिस कर पाओगे कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, और उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी पढ़ाने के दौरान दिक्कतें आ रही है, कुछ क्वेश्चन मार्क है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट होता है। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपके, जीएस और सीसेट का होता है, जो क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। और मेन आपका जो होता है वो मेंस का होता है। जो आपके हिस्ट्री का सेक्शन दे रखा है वो जीएस पेपर फर्स्ट में दे रखा है आपका, जिसपे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे कि आपके भारतीय संस्कृति में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत से पहले थोड़ा बहुत ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से आपका ये प्रथा जो चलती आई थी, यानी कि प्राचीन काल से लेकर हम आधुनिक काल तक के उसके कला और साहित्य और वास्तुकला, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में 18वीं सदी के लगभग मध्य से ही आप आधुनिक भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और व्यक्तिगत विषय के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण देखेंगे और देश के विभिन्न भागों में कैसे अपने योगदान देने वाले व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ। आपको पता है कि 1947 के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो उसके बाद में सबसे पहले यही बात आई थी एकीकरण राज्यों को लेके। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद में आपके विश्व इतिहास के बारे में कुछ घटनाएं देखेंगे जो 18वीं सदी से लेके अब तक की आपकी घटनाएं हुई है। कुछ आपकी हिस्ट्री के सेक्शन के लिए मैंने बुक के लिए भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है, तो आप देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है। आर.एस. शर्मा की बुक है। मिडेवल के लिए सतीश चंद्रा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम की बुक होती है। बिपिन चंद्रा की आपकी 12th की बुक है, आपको वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें से आपको कुछ टॉपिक्स है जो शायद आपको स्पेक्ट्रम से नहीं मिले, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेसिस है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। और नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया के लिए आप एस आबिद हुसैन की बुक देख सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 12th की ओल्ड एनसीईआरटी या इग्नू की नोट्स भी देख सकते हैं। अब हम जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरुआत करने वाले हैं, जो कल से हम क्लासेस लेंगे, तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो होगा आपका यूरोपियन कंपनियों से, क्योंकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वही से स्टार्ट हो जाता है। जो आपका मिडेवल के पार्ट को हम छोड़ देंगे, जहाँ से आपको पता होगा कि आपका मुगल काल जो होता है उसी के शासन काल में आपकी यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो जाता है। आप सभी को पता है कि 1498 में वास्को डी गामा से आपका यूरोपियन कंपनी जो है भारत में प्रस्थान करती है। वो किस तरीके से करती है सबके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने कीवर्ड पे ध्यान देते हैं कि किस पे हम कौन कौन सी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद देखेंगे जो आपके गवर्नर जनरल आए थे और वायसराय। फिर उसके बाद में ब्रिटिश शासन के बारे में हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे ब्रिटिश शासन का कैसे प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब आपकी यूरोपियन कंपनी एंट्री हुई थी तो एक एक करके सारी कंपनियां आ गई थी। पुर्तगाल हुआ, डच कंपनी हुई, आपकी इंग्लिश हुई, आपकी डेंस हुई और फ्रांसीसी कंपनी हुई। लेकिन आपको भी पता होगा कि इसमें से सबसे मजबूत कंपनी रही थी वो आपकी इंग्लिश कंपनी रही थी, ईस्ट कंट्री ऑफ इंडिया, जो आपकी लंदन की थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति आपको पता है कि उसके बाद में जब आपकी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है, यानी कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में वो व्यापार के उद्देश्य से आती है, लेकिन हमारे भारतीय राजाओं की कमजोरी को देखते हुए उन्होंने किस तरीके से अपने पैर थमाना भारत में शुरू कर दिया और उनकी व्यापारिक नीति को कैसे राजनीतिक नीति में बदल जाती है। तो 1857 की क्रांति देखेंगे। उसके बाद में
1857 में इनकी क्रांति के बाद में अंग्रेजों का इतना हमारे भारतीय लोगों पे एक तरीके से अधिकार जमा चुके थे कि हर तरीके से आपके आंदोलन अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए आपके, और उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में शिक्षा और प्रेस की आपकी पॉलिसी आई। शिक्षा लाना इसलिए भी जरूरी था कि अंग्रेजों ने इस तरीके से अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर लिया था, बड़े बड़ी कंपनियां खोल रखी थी, जिसको कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो पूरा उसको ट्रेन कर सके। हम कहते हैं कि गवर्नर आ रहा है, वायसराय आ रहा है। गवर्नर का मतलब आप राज्यपाल नहीं समझ सकते हैं। गवर्नर एक वो व्यक्ति होता था जिसको आप एक किले पहले जो बनाते थे, जैसे पता होगा पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने किले बनाए थे, तो उस किले में उनका इतना अच्छा सा बिजनेस चल रहा था कि उसको पूरा एक हैंडल करने वाला चाहिए होता था। जैसे कि आज के टाइम पे आप किसी कंपनी का सीईओ बोलते हैं, सीईओ का मतलब ही उस टाइम पे होता था गवर्नर, जो उसका पूरा देख रेख करता था। ठीक है, तो उस टाइम के लिए शिक्षा और प्रेस अंग्रेजों ने इसलिए लाए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर भारतीय लोग थोड़े बहुत शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे हम काम चला सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने भारतीयों का शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सहारा लिया था। और फिर देखेंगे हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन उसके बाद में होते हैं। फिर भारत में बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे होती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे उसके बाद में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेके, जैसे कि आपकी व्यक्तिगत का मतलब होता है कि आपकी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू आदि जो आपके सब व्यक्ति दिखेंगे जिन्होंने हमारे देश के आजाद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये टॉपिक हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके सिलेबस यही तक है, मतलब आपके महत्वपूर्ण व्यक्तियों से लेके हम देखेंगे कि लास्ट में आपके किस तरीके से भारत को आज़ाद करवाया गया, और आज़ाद करने के बाद में आपके किस तरीके से एकीकरण हुआ था, और आपकी आगे की प्रगति को हम देखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पास्ट ईयर में टॉपिक से पूछे हुए हैं। जैसे यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ था, उसमें से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। जैसे कि आपके स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है आपको। ठीक है, तो आपको देखना है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे अधिकार कर लिया था। फिर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। तो आपको इसमें से क्या बताना है कि उसमें से क्या क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने जो गोवा पे अधिकार किया था वो आपकी किया था 1530 में अधिकार किया था, ना कि 1499 में किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हुए ये नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। उसके बाद एक गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन आया था एक, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो इसमें वो आपके लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस है आपके जो आपको देखने हैं टॉपिक वाइज। फिर यही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से वायसराय का आपका क्रम बताना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी स्टैब्लिश हो गई थी तो उसके बाद में एक एक करके भारत में आपके वायसराय की एक तरीके से उनको पद्धति दी जाती थी, पोस्ट दी जाती थी। तो उस सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमेशा उनके सीक्वेंस या डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके यूपीएससी में, और आप स्टेट पीसीएस में ज्यादातर देखिएगा उनका सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो भी आपको डेट को लेके।
फिर आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है, यानी कि ब्रिटेन ने जब यहाँ पे शासन स्थापित किया था तो उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी चीज़ों को यूज़ किया, यहाँ से माल लेके लंदन में बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत में अर्थव्यवस्था को सुधारने का कभी भी प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एकीकरण का एक क्या परिणाम था। ठीक है, और उसके बाद में 1857 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैसे कि आपके अलग अलग जगह पे 1857 की क्रांतियां जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, तो उनके अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था आपके, तो उनके नेतृत्व के बारे में बताना है कि नाना साहिब ने, जैसे कि बताया कि नाना साहिब ने कहाँ से नेतृत्व किया, अब हामिद अली खां हुए, मौलवी अहमद खां हुए और मनीराम दीवान हुए, तो इन सबको अपने एक एक सीक्वेंस में जमा के आपको इस तरीके से उसका आंसर बताना है। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। फिर जैसे टॉपिक हमने बोला था कि किसान आंदोलन हुए थे हमारे भारत में, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए थे, तो उससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने, वो भी संथाल विद्रोह को लेके पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखेंगे कि भारत में शिक्षा और प्रेस, तो उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आपकी नींव रखी थी, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट होता है, फिर आपका पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का एक्ट आता है, फिर प्राच्यविद एवं आंग्लविद आते हैं, यानी कि इसमें तीनों सेक्शन थे जो आपके लाए गए थे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे कि भारत की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध जो है वो इसमें से किससे था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारे सेक्शन दे रखे हैं, जैसे बौद्ध जैन धर्म हुए, आपको पता है एंशियंट के आपके टॉपिक हो जाएंगे, वैष्णव जैव हुए आपके जो मिडाइवल में मिलेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम में हर साल क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे इसमें से कि आपके जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, तो उसमें से कौन कौन सी घटनाएं होती है, घटना का मतलब होता है कि उस टाइम पे आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय हुए, आपके दयानंद सरस्वती हुए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने अपने तरीके से कैसे आंदोलन को चलाया है जो भारत के व्यक्तियों को समर्थ कर सके, उनके अगेंस्ट में अच्छी बातें कही गई थी। ठीक है, फिर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान है, तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा का नाम जो है वो रख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सिर्फ आपके एक एग्जांपल के लिए लिए थे, बाकी आपको इसके लिए अपने पास एक पीवाई की बुक होनी चाहिए पास्ट ईयर की, जैसे 2013 से लेके आप अब तक, जैसे 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है, तब तक के क्वेश्चन सारे आप अपने रखिएगा, क्योंकि उससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि किस टॉपिक से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कल से प्रॉपर यूरोपियन कंपनियों से क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम सेक्शन में पूरा कवर करेंगे किस तरीके से एक एक कंपनी आती है, क्या उनका योगदान रहता है, क्या भारत पे उनका प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे ब्रिटिश से लेके हम एंड तक जाएंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन ने यहाँ पे आपके 200 साल से भी अधिक शासन करके कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने हानि पहुंचाई थी। ठीक है, तो आज तक के लिए हम इतनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप समझ सके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको मॉडल में क्या पढ़ना है। ये ओनली आपको एक फैक्चुअल ग्रुप में क्लासेस होगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको अगली क्लास में इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए हम यही क्लास आपके एंड करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।